नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रतन गुर्जर। मंथन भाई रतन गुर्जर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम संसद के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो कुछ ऐसी शब्दावली है जिस पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम संसदीय प्रक्रिया जैसे ही समाप्त हो जाती है, वैसे संसद के मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद हम न्यायपालिका पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कार्यपालिका हमने पढ़ ली, व्यवस्थापिका हम पढ़ ही रहे हैं और समाप्त होने वाली है, और फिर न्यायपालिका पर चर्चा करेंगे। उसमें हम सीएजी पर भी चर्चा करेंगे। तो कुछ शब्दावली ऐसी होती है जैसे सदन का नेता, विपक्ष का नेता, सचेतक, किचन कैबिनेट, शैडो कैबिनेट आदि सारे शब्द हैं जो भी आपके दिमाग में आते रहते हैं कि ये क्या होते हैं। जैसे बात करते हैं सदन के नेता। सदन जैसे कोई लोकसभा है, राज्यसभा है, दोनों अलग अलग सदन है। तो लोकसभा का नेता कौन होगा? तो अक्सर सभी लोग ये कहते हैं कि लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जब संसद चल रही हो, वैसे लोकसभा में बहुमत प्राप्ति दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि जिस दल को लोकसभा में बहुमत है और उस दल का चुना हुआ नेता प्रधानमंत्री कहलाता है। लेकिन क्या वो लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है? नहीं, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री हो सकता है। तो क्या वो लोकसभा का नेता होगा, सदन का नेता होगा? नहीं होगा। लोकसभा का नेता, प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा सदस्य हैं तो वो लोकसभा में किसी भी एक कैबिनेट मंत्री को भी उसका नेता घोषित कर सकते हैं। या प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हैं, जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के सदस्य हैं, तो वो लोकसभा के नेता हो गए। सदन के नेता वो खुद स्वयं है। अब राज्यसभा के नेता कौन होंगे? जो सत्ताधारी दल है उसके नेता कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री किसी भी एक कैबिनेट मंत्री को उस सदन का नेता घोषित कर सकते हैं। जैसे अभी लोकसभा के नेता नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, एवं राज्यसभा के नेता कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत है, क्योंकि वो लोकसभा सदस्य नहीं है, वो राज्यसभा सदस्य है। तो सदन के नेता कौन होते हैं ये मैंने आपको बताया कि वो प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो राज्यसभा के नेता बन जाएंगे, और लोकसभा में किसी एक कैबिनेट मंत्री को सदन का नेता, लोकसभा का नेता घोषित कर देंगे। अगर प्रधानमंत्री जी लोकसभा के सदस्य हैं तो वो लोकसभा के नेता वो खुद स्वयं रहेंगे, और राज्यसभा में किसी एक कैबिनेट मंत्री को राज्यसभा का नेता बना देंगे। तो वर्तमान में लोकसभा के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और राज्यसभा के नेता थावरचंद गहलोत जी हैं। अब एक शब्द आता है विपक्ष का नेता। ये कहीं कोई हमारे संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन ये बाद में बने हैं। विपक्ष के नेता की शुरुआत सन 1969 में हुई और 1977 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। सदन के नेता में आप लोकसभा में श्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में थावरचंद गहलोत, ये करंट से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है। ये है। अब विपक्ष के नेता की शुरुआत कब हुई? 1969 को हुई, और 1977 को इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। और ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा विपक्ष के नेता को प्राप्त होता है। जो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री है, जो कैबिनेट मंत्री को वेतन और भत्ते मिलते हैं, जो सुविधाएं मिलती है,
वो सुविधाएं विपक्ष के नेता को भी मिलती है, लेकिन विपक्ष के नेता के पास कोई सरकार का विभाग नहीं होता है, ध्यान रहे। और विपक्ष का नेता कौन बनेगा ये वो विपक्ष का दल तय करेगा, लेकिन कब बनेगा, जब उस दल को लोकसभा में 10% सीटें, टोटल सदस्यों की 10% सीटें अगर उसने प्राप्त की हो। ध्यान रहे, वर्तमान लोकसभा एवं 2014 की लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया किसी को, क्योंकि उस समय 44 सीटें कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी थी उसको 44 सीटें मिली और सीटें चाहिए 55। और वर्तमान में इस लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को, केवल कांग्रेस पार्टी को जो एक दल है उसको सीटें मिली 53। इस वजह से वर्तमान में भी कोई विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं है। जैसे राजस्थान विधानसभा की हम बात करें तो विपक्ष में वर्तमान में गुलाब चंद कटारिया विपक्ष के नेता है, मतलब कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त है। जैसे पिछली विधानसभा की राजस्थान की बात करें तो रामेश्वर डूडी 24 सीटें थी या 21 थी शुरुआत में, तो 21 सीटों का मतलब 200 का 10% 20 होता है, 21 थी, इसलिए विपक्ष का दर्जा देना पड़ा, इसलिए रामेश्वर डूडी उस समय के विपक्ष के नेता थे। तो ये विपक्ष का नेता होता है, लेकिन उसे कितने % सीटें होना जरूरी है, 10% सीटें होना जरूरी है। एक होता है सचेतक, प्रत्येक राजनीतिक दल लोकसभा में सचेतक नियुक्त करता है। सचेतक का कार्य यह होता है कि उन सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना। सभी सदस्य उस दल के, जिस दल का सचेतक है वो सचेतक के प्रति जिम्मेदार होते हैं। सचेतक व्हिप जारी करता है। जैसे भी हाल ही में राजस्थान में जो नाटकीय घटनाक्रम चला उसमें आपको विदित है कि सचेतक श्री महेश जोशी ने, हालांकि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था, व्हिप जारी किया। कांग्रेस पार्टी के सचेतक वो हैं और कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो कि बाहर चले गए थे 19 विधायक, उन 19 विधायकों को व्हिप जारी किया। तो सदस्यों को नियंत्रित, सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य सचेतक का होता है, उसी दल के सचेतक का। हर दल अपना एक सचेतक नियुक्त करता है, सचेतक बनाता है। अब सचेतक की बात अगर सदस्यों ने नहीं मानी तो 15 दिन में अगर वो दल 15 दिन में अगर वो सदस्य बात नहीं मानते हैं तो वो दल उसके विरुद्ध अगर कार्रवाई करता है, उस सदस्य के विरुद्ध अगर कार्रवाई करता है तो दल बदल कानून के आधार पर उस सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो सचेतक का कार्य क्या हो गया? अपने दल के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, और वो सदस्य जो हैं अपने दल के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना। अपने दल के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना। और राष्ट्रपति के चुनाव में सचेतक का आदेश लागू नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कोई सदस्य, मान लो राष्ट्रपति को उस दल के सदस्य वोट नहीं दे रहे हो तो सचेतक का आदेश उसमें लागू नहीं होता है। ये केवल लोकसभा, विधानसभाओं में लागू होता है, क्योंकि अगर विश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा हो या अविश्वास प्रस्ताव हो तो उस पर उनका शामिल होना जरूरी होता है। इस वजह से सचेतक व्हिप जारी करता है। दूसरा,
एक शब्द आता है किचन कैबिनेट। इसके बारे में आप अखबारों में, न्यूज़ में देखते रहते हो। क्या होती है किचन कैबिनेट? किचन कैबिनेट का मतलब होता है जो मंत्रिमंडल जो होता है, जिसमें जो महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, जो कि किचन कैबिनेट का कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये मीडिया द्वारा उपजा गया शब्द है। मीडिया के द्वारा ये शब्द बनाया गया है कि एक तरह से प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण कैबिनेट होती है, जिसमें जरूरी नहीं कि मंत्रिमंडल के सदस्य ही शामिल हो, उसमें प्रधानमंत्री का कोई खास व्यक्ति है वो भी शामिल हो सकता है किचन कैबिनेट में। किचन कैबिनेट में प्रधानमंत्री 10-12 अपने महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उसमें शामिल करता है, जिससे सलाह मशविरा करता है। ये किचन कैबिनेट है। एक होती है शैडो कैबिनेट। हालांकि सदन के नेता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, विपक्ष के नेता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत सीटें अगर है हासिल होती है तो विपक्ष के नेता का दर्जा मिलता है। 10% सीटें होना जरूरी है लोकसभा का, तो विपक्ष के नेता का कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। किचन कैबिनेट एवं शैडो कैबिनेट के बारे में प्रश्न नहीं आता है, लेकिन मैं आपको जो शब्दावली है, जो आपको ध्यान होनी चाहिए अक्सर, उसी के बारे में आपको बता रहा हूं। शैडो कैबिनेट का मतलब छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल क्या होता है? ये एक ब्रिटिश परंपरा है, ब्रिटेन की देन है, क्योंकि ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट पाई जाती है। शैडो कैबिनेट का मतलब होता है कि विपक्ष, जिस दल की सरकार है उसके जो विपक्ष में जो दल है, जैसे संसद की बात करें या भारत सरकार की बात करें तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में प्रमुख दल है, तो वो अपने कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों को मंत्रिमंडल की तरह ही कि भाई आप सरकार पर पूरी निगरानी रखें और सरकार पर नैतिक दबाव बनाएं। सरकार पर नैतिक दबाव बनाने के लिए एक छाया मंत्रिमंडल कि जब अगर सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या सरकार पर आपको सरकार की निंदा करनी है या सरकार को आपको घेरना है किसी मुद्दे को लेकर, तो आपको एक छाया मंत्रिमंडल का निर्माण करना होता है, जिसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण लोगों को उसमें शामिल किया जाता है। जो नई सरकार अगर वापस उसी दल की बनती है तो वो व्यक्ति मंत्री ही बनते हैं, तो इसीलिए उसको छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। कि अगर सरकार का अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है या सरकार का त्यागपत्र किया जाता है, दूसरी सरकार, उस दल की जो निर्माण, उस दल की सरकार का निर्माण होता है, तो उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये होता है छाया मंत्रिमंडल। तो छाया मंत्रिमंडल, किचन कैबिनेट, सचेतक आदि सारी बातें, ये भी आप कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कुछ मैं प्रस्ताव आपको बता रहा हूं। जैसे विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? यह केवल लोकसभा में ही रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा? केवल लोकसभा में। और यह प्रस्ताव सत्ता पक्ष लाता है। कौन लाता है? सत्ता पक्ष द्वारा। सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है। सत्ता पक्ष द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। सत्ता पक्ष आगे होकर के अपना बहुमत सिद्ध करता है। अगर विपक्ष को या राज्यपाल को या राष्ट्रपति को
आशंका है कि वर्तमान सरकार के पास बहुमत लोकसभा में नहीं है या अंदेशा लगा है उसका, तो सत्ता पक्ष आगे होकर अपना विश्वास हासिल करता है लोकसभा में। जैसा कि राज्यों में विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है सत्ता पक्ष के द्वारा, जैसा कि अभी हमें देखने को मिला ही था। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने, विपक्ष के दल ने अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया, जबकि सत्ता पक्ष ने विश्वास प्रस्ताव लेकर आई सत्ता पक्ष, और उनको बहुमत भी मिला विश्वास प्रस्ताव में और सरकार नहीं गिरी। अगर विश्वास प्रस्ताव में सरकार को बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है। तो ये है विश्वास प्रस्ताव। एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, ये प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाएगा, लेकिन ये विपक्ष लाता है, विपक्ष द्वारा लाया जाएगा। और इसमें विपक्ष के कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर, 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। विपक्ष किसी भी सरकार के विरुद्ध लोकसभा में, क्योंकि सरकार को समर्थन कहाँ हासिल करना पड़ता है, लोकसभा में, तो लोकसभा में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है। और अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है और पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है स्पष्ट बहुमत से, तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है, सरकार गिर जाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्ष लाता है। कम से कम उसके 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, जिससे अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में लाया जा सके। एक होता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा। किसी भी मंत्री की निंदा करनी है तो ये लोकसभा में लाया जाएगा। ये भी केवल लोकसभा में। लोकसभा में लाया जाता है और विपक्ष द्वारा लोकसभा में विपक्ष द्वारा निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, क्योंकि केवल लोकसभा को ही मंत्रिपरिषद की निंदा करने का अधिकार होता है। इसमें भी 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। लेकिन ये प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र नहीं देना होता है। पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है। यह होता है निंदा प्रस्ताव। अब होता है एक स्थगन प्रस्ताव। ये भी केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा। ये चारों प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाए जा रहे हैं, लेकिन विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष लाता है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है और उस पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। निंदा प्रस्ताव भी लोकसभा में लाया जाता है और विपक्ष लाता है, लेकिन उस पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, पर पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है। ठीक है। स्थगन प्रस्ताव ये भी केवल लोकसभा में रखा जाएगा।
लेकिन इस पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी नहीं है। इसमें भी किसी भी मंत्री या कोई भी मंत्री परिषद का सदस्य, उसकी निंदा का ही इसमें जिक्र होता है। लेकिन मामला लोक महत्व का जुड़ा हो, मामला लोक महत्व का जुड़ा हुआ हो तो ही स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। क्योंकि संसद में जब लोकसभा में चर्चा चल रही हो तो उस चर्चा को रोक करके, स्थगित करके लोक महत्व के मुद्दे को लाया जाता है। तो ये स्थगन प्रस्ताव होता है। एक प्रस्ताव होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। जैसे स्थगन प्रस्ताव में मान लो सरकार की कोई लापरवाही से कोई घटना घटित हो गई है, तो उस घटना, लेकिन वो घटना तथ्यात्मक होनी चाहिए, ये भी ध्यान रहे। उस घटना पर पुख्ता सबूत अगर आपके पास है तो ही स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। अगर आपके पास उस घटना पर सबूत नहीं है तो आप स्थगन प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। रेडियो या न्यूज़ टीवी चैनल में वो खबर आई हो या आपके पास पक्का सबूत है तो ही आप स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की शुरुआत 1954 में हुई, 54 में हुई। ये भी एक नवाचार है। किसी भी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को 10 बजे पूर्व सूचना देनी पड़ती है कि आज कोई भी एक मंत्री या 5 मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक दिन में 2 बार ही लाया जा सकता है। तो ये प्रस्ताव मैंने जो बताए हैं, ये भी आपको ध्यान में होना जरूरी है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि किसी भी मंत्री का कोई घटना हो गई, आकस्मिक घटना, उस पर ध्यान आकर्षित करना है, उस पर उसका वक्तव्य जाना जाता है कि मंत्री को उस पर जवाब देना होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कि आप जवाब दो। तो कोई भी सदस्य उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। तो मेन तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, ये आप विशेष ध्यान रखें। ये मैंने नॉर्मली आपको बताया है, जो शब्दावली है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है, लोकसभा में लाया जाता है, विपक्ष के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद को, एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। अगर पारित हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये आप विशेष ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। विभिन्न प्रस्ताव मैंने बताए हैं जो आप ध्यान रखें। कुछ शब्दावलियाँ हैं जो संसदीय प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।